हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी। तो जुडिशरी में हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक जुडिशरी और राइट्स तक कर चुके हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। इसमें हम जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जुडिशरी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और जुडिशरी को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है? पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकती है। इट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड लाने के लिए, चेंज लाने के लिए जो इनिशिएटिव है वो कौन लेता है? एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जुडिशरी और पार्लियामेंट में क्या है, डिस्प्यूट भी अराइज होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे apart from taking a very active stand on the matter of rights, the court has been active in seeking to prevent subversion of the constitution through political practice। कि कोर्ट जो है वो क्या करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबवर्जन होने से बचाती है। सबवर्जन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को दबने से बचाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट्स कर सकती है, तो ऐसा ना हो कि हर बार जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दे, चेंजेस कर दे। तो इससे बचने के लिए जो कोर्ट है वो एक्टिव रोल प्ले करती है। Thus, areas that were considered beyond the scope of judicial review, such as the parts of president and the governor were brought under the purview of the courts. There are many other instances in which the Supreme Court actively involved itself in the administration of justice by giving directions to the executive agencies. अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होती है बाय गिविंग डायरेक्शंस। ये क्या करती है? एग्जीक्यूटिव एजेंसी को डायरेक्शंस देती है। एंड इट गेव डायरेक्शंस टू द सीबीआई to initiate investigation against politicians and bureaucrats in the Hawala case, the Narasimha Rao case, illegal allotment of petrol pumps case, etc. और ये सीबीआई को भी डायरेक्शंस देती है कि वो इन्वेस्टिगेशंस करे उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ, उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो क्या करते हैं? अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं। जैसे कि ये केस था हवाला केस, नरसिम्हा राव केस, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। तो इनको करप्शन के केस, ये करप्शन इन्होंने किया था, इस वजह से इनको जो है इनके ऊपर केस बना था और ये कोर्ट ने इन पर केस बना दिया था। You may have heard about some of these cases. Many of these instances are the products of judicial activism. अब जुडिशरी ने इन चीज़ों में बहुत एक्टिवली टेक पार्ट किया है। जो भी केसेस आए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवली उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। अब हमने देखा कि जो जुडिशरी है, ठीक है, वो पार्लियामेंट और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके काम भी वही कर लेती है। अभी हम पीछे पढ़ के आए ना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम भी जो है जुडिशरी करना शुरू कर देती है। अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रहे तो जुडिशरी वो काम ज़्यादा काम भी कर लेती है कभी कभी, और कभी कभी कम काम भी कर लेती है। तो ये क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डेलिकेट प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसमें लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स और बैलेंसेस दिया गया है। This means that each organ of the government has a clear area of functioning. हर एक ऑर्गन के पास अपना अपना एरिया होता है फंक्शन करने का। ठीक है, अपना अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है अपने पावर को यूज़ करने का। दस पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉज एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट के पास पावर्स होती हैं कि वो लॉज बना सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती हैं।
and the executive is the supreme in implementing them, while the judiciary is the supreme in settling disputes and decides whether the laws that have been made are in accordance with the provisions of the constitution. और जो एग्जीक्यूटिव है वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने पर ध्यान देती है, और जो जुडिशरी है वो क्या करती है, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उन चीज़ों को सेटल करती है, ठीक है। अगर डिस्प्यूट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर जो लॉज बनाए गए हैं उससे रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हो रहे हों। Despite such clear-cut division of power, the conflict between the parliament and judiciary and executive and the judiciary has remained a recurrent theme in Indian politics. इसके बावजूद भी डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स दिया गया है, फिर भी क्या होता है, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच या फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच जो है पॉलिटिक्स चलती रहती है, मतलब इनके बीच में झगड़ा चलता रहता है, डिस्प्यूट्स अराइजेस होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट तो क्या है, एक तरह से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन जुडिशरी जो है, जुडिशरी की जो डिस्प्यूट है वो दोनों के साथ हो जाती है। We have already mentioned the differences that emerged between the parliament and the judiciary over right to property and the parliament's power to amend the constitution. देखो इसमें हम राइट टू प्रॉपर्टी के, इस पैराग्राफ में राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो आर्टिकल 31 में आता है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा आर्टिकल 31 में आता है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, वो हमारा आर्टिकल 368 में गिवन है, आर्टिकल 368 में। अब देखो राइट टू प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट को देश को डेवलप करना होता है, ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो डेवलपमेंट में ज़्यादातर ध्यान देती है, जबकि जो जुडिशरी है उसे देखना होता है, उसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। जुडिशरी को क्या करना होता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से जुडिशरी बचाती है, ठीक है। अब इस चीज़ में भी डिस्प्यूट अराइज हुआ, इस चीज़ में कैसे डिस्प्यूट अराइज हुआ देखते हैं। देखो जैसे कि मान लो पार्लियामेंट ने क्या कहा कि जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको एबोलिश करना है, ठीक है, लेकिन पहले क्या था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, वो आर्टिकल 31 के अंडर आता है और ये फंडामेंटल राइट था। अब जुडिशरी को तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जुडिशरी के पास वो इसकी पावर है कि उसे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना ही करना है, और पार्लियामेंट को क्या करना है, देश को डेवलप करना है। ये भी अपना काम कर रही है, ये भी अपना काम कर रही है। पार्लियामेंट कहती है कि ज़मींदारी सिस्टम को एबोलिश करना है क्योंकि देश को डेवलप करना है, ठीक है। अब इसमें ज़मींदारी सिस्टम का रोल क्यों है, क्योंकि देखो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर रेलवे लाइंस जानी है, अब यहाँ पे किसी का मान लो फार्म आ गया, ठीक है, और यहाँ से रेलवे लाइन जानी है, तो ये रेलवे लाइन को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो ये वाला जो फार्म है उसको तो हटाना पड़ेगा, वो तो पार्लियामेंट के पास जो है गवर्नमेंट के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये डिस्प्यूट अराइज हो जाता है आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल 368 मैंने आपको बताया कि इसमें पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। आर्टिकल 13 क्या होता है, तो जुडिशरी को क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, ठीक है, जुडिशरी को क्या करना है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है। इसको क्या, पार्लियामेंट के पास क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, तो जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी उन्होंने जो है चेंज कर दिया था कि ये जो ज़मींदारी सिस्टम है, ठीक है, कि लोगों के पास ऐसे ज़मीन है, राइट टू प्रॉपर्टी है, उस चीज़ को हटा दिया जाए, लेकिन वो फंडामेंटल राइट में आता है। तो जुडिशरी क्या कहती है कि ये तो फंडामेंटल राइट में आता है, इसलिए तुम इसको वायलेट नहीं कर सकते हो, तो इसे प्रोटेक्ट करने का काम हमारा है, जुडिशरी का है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, डिस्प्यूट अराइज होती है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने आर्टिकल्स बताए हैं,
आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो, आप फिर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। आर्टिकल 13 जुडिशरी जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, एंड आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है। ठीक है, अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, पूरी तरीके से बताते हैं। देखिए, इमीडिएटली आफ्टर द implementation of the constitution began, a controversy arose over the parliament's power to restrict right to property। ठीक है, पार्लियामेंट क्या कहती है कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना है। पार्लियामेंट चाहती है कि वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस ला दे राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी पर, ताकि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो की जा सके। जैसे मान लो कोई भी स्टेशन बनाना है कहीं पर, या फिर और कोई चीज़ बनानी है जो कि पब्लिक के हित में हो, लोगों के हित में हो। कोर्ट हैड द पार्लियामेंट कैन नॉट दस रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट कहती है कि भाई तुम फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर देती है। पार्लियामेंट 13A लेकर आती है, आर्टिकल 31A लेकर आती है, 31 क्लोज ए। ठीक है, उसमें वो कुछ चेंजेस ला देती है। बट द कोर्ट सैड इवन दो एन अमेंडमेंट अ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्रिज। लेकिन कोर्ट कहती है तुम चाहे कितनी भी अमेंडमेंट ला दो, लेकिन फंडामेंटल राइट को तुम ख़त्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में ही कंट्रोवर्सी आ गई। अब यहाँ पे द फॉलोइंग इश्यूज वर एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। अब और भी क्या चीज़ें देखी जाती है कि राइट टू प्रॉपर्टी का, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का स्कोप क्या है, पार्लियामेंट की पावर कितनी है इस चीज़ में, कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने में। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, और क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करके भी लॉज बना सकती है। ठीक है, वाइल एनफोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो, अब एक और चीज़ बताती हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या कहा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जैसे कि कहा गया है कि अबोलिशन ऑफ जमींदारी। ठीक है, अब पार्लियामेंट तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से कर रही है काम, टीपीएसपी सिस्टम के हिसाब से कर रही है, लेकिन वही जुडिशरी कहती है कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। पार्लियामेंट क्या कहती है कि जो आर्टिकल 368 है वो ज़्यादा सुपीरियर है, उसके पास ज़्यादा पावर है, मतलब हमारे पास ज़्यादा पावर है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। वैसे जुडिशरी क्या कहती है, जुडिशरी कहती है कि आर्टिकल 13 जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब देखो ये सॉल्यूशन इसका कैसे हुआ, कैसे इसको रिसॉल्व किया गया, ये देखते हैं। तो ड्यूरिंग द पीरियड 1967 एंड 1973, ठीक है, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस लाए गए, कंट्रोवर्सीज हुई। ठीक है, 1971 में भी एक और चीज़ हुई। 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, उसमें जो है 13 क्लोज 4 लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368 जो है, जिसमें जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, तो आर्टिकल 360 के पास जो है वो अनलिमिटेड पावर, मतलब कहने का मतलब है आर्टिकल 368 में ज़्यादा पावर है, पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, तो उन्होंने 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और आर्टिकल 13 के अंडर ही वो ले आए। आर्टिकल 13 के अंडर ही आर्टिकल 13 क्लोज 4 बनाकर कि आर्टिकल 360 जो है 368 जो है वो अनलिमिटेड पावर को यूज़ कर सकती है। ठीक है, दिस कंट्रोवर्सी बिकेम वेरी सीरियस। अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म लॉज एनफोर्सिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, लॉज गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब, रेगुलेशन एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पज एंड लॉज डिसाइडिंग द कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वर सम इंस्टेंसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कुछ ये इश्यूज भी थे जिस वजह से क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था लेजिस्लेचर और जुडिशरी में। 1973 में सुप्रीम कोर्ट एक डिसीज़न पर आई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न हुआ पार्लियामेंट और जुडिशरी के रिलेशंस को ठीक करने में। दिस इज़ द फेमस केस केशवानंदा भारती केस। ठीक है, केशवानंदा भारती केस जो है वो बहुत ही फेमस केस है 1923 में। इसमें क्या हुआ था, जो केरला के जो मठाधीश थे तो वो कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमारी जो लैंड है वो छीन ली गई है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा केस बना।
In this case, the court ruled that there is basic structure of constitution and nobody, not even the parliament, can violate the basic structure. अब कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब उस बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट के पास भी इतनी पावर नहीं है कि उस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर दे। अब सवाल ये उठता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, जैसे कि क्या है, सेक्युलरिज्म है। तो सेक्युलरिज्म, अब पार्लियामेंट ऐसा नहीं कह सकती कि भाई कोई भी सेक्युलरिज्म को ही हटा दे, क्योंकि सेक्युलरिज्म क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो पार्लियामेंट सेक्युलरिज्म को नहीं हटा सकती है, मतलब जो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगी उस चीज़ को पार्लियामेंट भी नहीं हटा सकती है। अब बात ये आती है कि ये डिसाइड करेगा कौन कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास है। तो कोर्ट डिड 2 more थिंग्स, 2 चीज़ें और की। इट सैड दैट राइट टू प्रॉपर्टी was not a part of basic structure and therefore could be suitably abridged। अब इन्होंने क्या कहा, कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया और कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, मतलब उसको हटा दिया गया, उसको फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया गया। सेकेंडली, कोर्ट रिजर्व्ड to itself the right to decide whether various matters are a part of basic structure of the constitution। अभी मैंने कहा था कि किसके पास पावर है ये डिसाइड करने की कि उस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, तो वो पावर भी कोर्ट के पास है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि उस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा। एंड दिस केस इज परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ जुडिशरी यूजेस इट्स पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो केस है वो बेस्ट एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि कैसे जो जुडिशरी है वो अपनी पावर को यूज़ करती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जुडिशरी ने, कोर्ट ने इस चीज़ को रिसॉल्व कर लिया। दिस रूलिंग हैज़ चेंज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। इससे क्या हो गया, दोनों के बीच में इस टॉपिक पर डिबेट सॉल्व हो गई। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन 1979। 1979 में फंडामेंटल राइट्स जो है उससे हटा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। एंड दिस ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इससे जो है वो डिबेट भी ख़त्म हो गई। अगर डिबेट ख़त्म ही नहीं होती तो क्या होता कि पार्लियामेंट क्या करती और अमेंडमेंट्स लेकर आती, ठीक है। जुडिशरी उस बात को मानती नहीं और ऐसे ही जो है दोनों में डिस्प्यूट चलता रहता। सम इश्यूज स्टिल रिमेन अ बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू। लेकिन कुछ इश्यूज अभी भी ऐसे हैं जिन पर डिबेट चलती रहती है। कैन द जुडिशरी इंटरवेन इन एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। क्या जुडिशरी लेजिस्लेचर के काम में दखल अंदाजी दे सकती है। In the parliamentary system, legislature has power to govern itself and regulate the behavior of its member। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो जो है गवर्न कर सकती है एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स का जो भी बिहेवियर है उसको रेगुलेट कर सकती है। लेजिस्लेचर कैन पनिश अ पर्सन हु द लेजिस्लेचर होल्ड्स गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर। अब मान लो लेजिस्लेचर जो है उसमें कोई पर्सन अगर गिल्टी है, मतलब उसने कुछ क्राइम वगैरह किया है, तो लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, उस पर्सन को पनिश कर सकती है लेजिस्लेचर के अंदर ही। कैन अ पर्सन हु इज हेल्ड गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सीक प्रोटेक्शन टू ऑफ द कोर्ट्स। कि अगर एक पर्सन को गिल्टी माना जाता है पार्लियामेंट में, तो क्या वो पर्सन कोर्ट्स तक जा सकता है, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट का काम है। कोर्ट्स तो अपना कोर्ट्स का एक दायरा होता है, तो क्या उस दायरे से बाहर निकलकर वो काम कर सकती है। कैन अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर अगेंस्ट हुम द लेजिस्लेचर हैज़ टेकन डिसिप्लिनरी एक्शन गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट। क्या कोई जो मेंबर है लेजिस्लेचर का जिसमें लेजिस्लेचर ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, तो क्या उसे प्रोटेक्शन मिल सकती है कोर्ट से। These issues are unresolved and are the matters of potential conflict between the two। अब ये कुछ मैटर्स है जिनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता ही रहता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट। सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जो कंडक्ट ऑफ जजेस है कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, की जजेस को कैसे कंडक्ट करना है तो वो चीज़ पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकती है। So there have been several instances where the parliament and state legislature have cast aspersions on the functioning of the judiciary।
Similarly, judiciary too has criticized the legislature and issued instructions to the legislature about the conduct of legislative business। और जुडिशरी ने भी क्या कहा है कि आप क्या जुडिशरी दखल अंदाजी दे सकती है लेजिस्लेटिव को कंडक्ट करने के काम में, ठीक है। लेजिस्लेचर सी दिस एज वायलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी, ठीक है। अब हमने इतने सारे इश्यूज़ देखे, अभी भी इतने सारे इश्यूज़ हैं जो कि अनरिजॉल्व हैं, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज़ तो सॉल्व भी कर लिए गए हैं, बट फिर भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं जिसको रिसॉल्व करना अभी बाकी है। These issues indicate how delicate the balance between two organs of government is and how important it is for each organ of the government in a democracy to respect the authority of others, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और चैप्टर हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, ठीक है। एंड अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए पॉलिटिकल साइंस पर या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट पर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।